1947 हमारा मुल्क भारतवर्ष यानी इंडिया आज़ाद हुआ ब्रिटिशर्स से, यानी हमें फ्रीडम मिली फ्रॉम ब्रिटिश रूलर्स। जस्ट 100 years बैक, दैट इज़ 1847, वहाँ पर भी हमको एक किसी चीज़ से, हम पूरे इंसानों को, ह्यूमंस को आज़ादी मिली थी, फ्रीडम मिली थी। उस 1847 के पहले हालात क्या हुआ करते थे कि अगर कोई पेशेंट है और मान लिया कि कोई पर्सन है और उसका रोड में एक्सीडेंट हो गया और उसके पैर बुरी तरह से डैमेज हो गए, और उसके बाद उसके पास में एक ही तरीका बचता है कि उसके पैर को काटना पड़ेगा, और उस समय काटने के लिए कोई एनेस्थीसिया जैसी चीज़ नहीं हुआ करती थी। और उस समय क्या किया जाता था कि 4-6 हट्टे कट्टे मुस्टंडे लोग रखे जाते थे हॉस्पिटल्स में, और वो शरीर को पूरा इतनी बुरी तरह से जकड़ लेते थे कि पेशेंट हिल ना पाए, और फिर उसके ऊपर आरी के ज़रिए उनके पैर को कट कर दिया जाता था। कितना दर्द, कितनी तड़प, कितना पेन, सोचिए। तो एक स्कॉटिश फिजिशियन, डॉक्टर समझ लीजिए, वो रहे थे और उनका नाम था जेम्स यंग सिम्पसन। उन्होंने 4 जून 1847 को अपने खुद के ऊपर ट्रायल किया, और उसके लिए उन्होंने यूज़ किया क्लोरोफॉर्म को, उसको उन्होंने यूज़ किया। ये उस दौर में बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी, क्योंकि इससे फ्रीडम किस चीज़ से मिली? दर्द से, पेन से उनको छुटकारा मिला, और वो लोकल एनेस्थेटिक के रूप में फेमस हुआ क्लोरोफॉर्म। बाद में क्लोरोफॉर्म के कई साइड इफ़ेक्ट आने लगे, और उसके बाद सामने आया ईथर्स, और उसमें स्पेशली डाई इथाइल ईथर। दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु, और आज आपको क्लास 12th ईथर फुल टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। ये जो डिटेल है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगता है इसको जानने में। 4 नवंबर 1847 जेम्स यंग सिम्पसन स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटिश थे, फिजिशियन थे, और उन्होंने क्लोरोफॉर्म को जनरल एनेस्थेटिक के तौर पे खुद के ऊपर ट्रायल किया 4 जून को। सक्सेस मिली पहली बार, और उसके बाद इसको यूज़ किया जाने लगा। बाद में जब प्रॉब्लम आई तो उसको रिप्लेस किया डाईइथाइल ईथर ने। अभी आज के दौर में हेलोथेन नाम से ये पॉपुलर है, हेलोथेन, और ये आपके सामने लिया गया है CF3CHCl जो आजकल के तौर पे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, किसी भी टॉपिक को हम केमिस्ट्री में अगर पढ़ते हैं तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसका यूज़ क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, वो हम ह्यूमंस के लिए किस लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ होगी तभी उसके बारे में डिटेल्स लोग जानने की कोशिश करेंगे, लोग खोजने की कोशिश करेंगे। कोई भी चैप्टर पढ़ना है, अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है, कोई कंपाउंड आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उनके यूजेस पे जाइए। तो अगर मैं आज आपको ईथर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ तो मैं स्टार्ट इसके यूजेस से कर रहा हूँ, जो आपको पता है कि मोस्टली एंड में होता है। इस टॉपिक को आप देखिएगा, मैं डिटेल में लेने जा रहा हूँ, और केमिस्ट्री को एक्चुअल में कैसे पढ़ना चाहिए ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आम के आम गुठलियों के दाम, हमारे पास नंबरों का खेल होना चाहिए, हमारी नौकरी भी अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान हैं, और हमारे लिए हमारा वजूद हमारी नॉलेज से है। हमें जो जानकारियाँ हैं वो हमको इंसान बनाती हैं। तो अब हम यूजेस की अगर बात करें तो एक तो जनरल एनेस्थेटिक के रूप में ईथर को हम यूज़ करते हैं, टॉपिक हमारा ईथर है। दूसरा हमारा ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट फॉर ऑयल, फैट, गम्स वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। इसको रेफ्रिजरेंट के तौर पे ठंडा करने के लिए, अब गर्मी चल रही है, अभी पिछले 2 दिनों से, अभी जैसे आज 26 मई है, तो पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ कि 2-3 दिन से पोजीशन ये हो रही है कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही, 45-46 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये रेफ्रिजरेंट के तौर पे ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एक मिक्सचर है डाईइथाइल ईथर और ड्राई आइस का, ज़बरदस्त इसका रोल होता है, और ये टेम्परेचर को लो कर सकता है -110 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते इस टेम्परेचर को। इसके अलावा एक रिएक्शन मीडियम के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है। जैसे आपने हमेशा देखा होगा कि अगर हम ग्रिग्नार्ड एजेंट को यूज़ करते हैं तो उसको हम ईथर में यूज़ करते हैं।
RMgX के लिए जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो ईथर होता है। तो एक रिएक्शन मीडियम के तौर पे भी यूज़ होता है। बहुत सारी रिएक्शंस में ईथर को मीडियम के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ ईथर का। इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इनका एक जो इंट्रोडक्शन हम लोगों ने एक तरह से देखा इसके यूजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके बाद अब इनके जनरल इंट्रोडक्शन पे आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इनके जनरल फॉर्मूले की। किसी भी कंपाउंड के लिए जनरल फॉर्मूला बड़ा अहम है। ROR, इसी में एक मैं क्लासिफिकेशन भी जोड़ देता हूँ। तो ROR भी हम लिख सकते हैं, ROR' भी लिख सकते हैं। यहाँ पर R और R' सेम और डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स है। वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ज़रा देखिएगा, CH3OCH3, CH3OC2H5, ये दोनों ईथर हैं क्योंकि इनके अंदर O के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हैं। एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर सेम है और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। अगर हम बात करें, कोई पूछे कि भाई इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो आप बताओगे ऑक्सीजन, डायरेक्टली अटैच टू एल्काइल ग्रुप, सेम और डिफरेंट। यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके एग्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो ऑक्सीजन है, इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। एल्काइल ग्रुप में भी सेम और डिफरेंट। अभी ये आपका इनका जनरल फार्मूला हुआ। अभी हम अगर इनका क्लासिफिकेशन करें तो देखिए, सिंपल हो गया, मिक्स्ड हो गया। मतलब सिंपल ईथर को हम सिमेट्रिक ईथर भी कहेंगे और मिक्स्ड ईथर को हम अनसिमेट्रिक ईथर भी कहेंगे। सिंपल ईथर में क्या होता है कि दोनों तरफ हमारे सेम ग्रुप जुड़े होते हैं। जैसे आप देखिए CH3OCH3, CH3 CH2O, CH2CH3। यहाँ पर जैसे आपका CH3O C2H5, C2H5O CH CH3 ये आपका सिंपल भी हो सकते हैं और मिक्स्ड भी हो सकते हैं। तो ये तो इसका हो गया क्लासिफिकेशन। ये हमारा अभी इसका क्लासिफिकेशन चल रहा है। इसको आप पहला क्लासिफिकेशन मान लीजिए। एक और इसका क्लासिफिकेशन भी है, क्योंकि एक हमारा उसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल तो हो गया, लेकिन एक एलिफेटिक और एरोमेटिक में भी हमारा क्लासिफिकेशन हो सकता है। एक एलिफेटिक और दूसरा एरोमेटिक। ठीक है, तो हमारा ये हुआ क्लासिफिकेशन नंबर 2, एलिफेटिक एरोमेटिक। अब एलिफेटिक में आपको पता ही है कि दोनों ग्रुप जो है वो होने चाहिए। मतलब ये हो सकता है आपका, इसमें एल्काइल ग्रुप होनी चाहिए दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होनी चाहिए। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। एरोमेटिक में क्या है, एटलीस्ट वन R इज एराइल ग्रुप। कम से कम एक जो R है, भाई ये जनरल फॉर्मूला है ROR', तो इसमें कम से कम एक जो R है वो कम से कम एराइल ग्रुप होना चाहिए। जैसे
देखिए एक मैंने ये ले लिया, एक मैंने ये ले लिया और एक मैंने ये ले लिया, दोनों भी हो सकते हैं। इसको बोलेंगे हम एल्काइल एराइल ईथर और इसको बोलेंगे डाई एराइल ईथर, क्योंकि दोनों तरफ एरोमेटिक ग्रुप है, एक एल्काइल एराइल और एक डाई एराइल। जैसे ये दोनों का एग्जाम्पल है एल्काइल एराइल ईथर और इसका नाम है डाई एराइल ईथर। मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ, मेरी क्लासेस उन बच्चों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा, जिनकी बेइज्जती होती है केमिस्ट्री में, जिनको बहुत ज़्यादा जलील किया जाता है, उनको इतना ज़्यादा जलील किया जाता है कि तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा केमिस्ट्री में, जिनको सम्मान नहीं मिलता है, वो ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहते, उनको ज़्यादा पढ़ने में भी मज़ा नहीं आती है, वो चाहते हैं कि एक मतलब भर का काम करें, लेकिन चूँकि जब मतलब भर का काम करते हैं तो नंबर मतलब भर से कम आ जाते हैं। मेरे तरीक़ों में क्या है, आपको कम पढ़ना पड़ेगा, नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। आप मेहनत करोगे 50% की, आपको मार्क्स मिलेंगे 70%। मेहनत करोगे 60% की, मार्क्स आपको मिलेंगे 80%। क्योंकि फिर से याद करना, जिसका कोई नहीं उसका तो गुरु है यारों, हाँ गुरु है यारों। मैं नहीं कहता यूट्यूब में लिखा है यारों। बार बार कहता हूँ, याद करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, थोड़ा मेरा खेल आगे बढ़ाइए, मैं आपके खेल को आसान करता हूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने देखिए क्लासिफिकेशन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग का जनरल फॉर्मूले से सारा खेल हो गया। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, और वो अगला टॉपिक है इसका नॉमेनक्लेचर। आप एक बात हमेशा मानिए, ये कठिन टॉपिक होता है, ये टॉपिक आसान नहीं है। नॉमेनक्लेचर में देखिए, इधर मैं पहले ले रहा हूँ कंपाउंड, फिर मैं उसका एक आयुपैक नेम लिखूंगा और फिर मैं उसका कॉमन नेम लिखूंगा। सबसे बढ़िया है कि आप प्रैक्टिस करिए, उससे आपको खेल समझ में आ जाएगा। CH3O CH3 आयुपैक नेम। कार्बन की सबसे लंबी चेन या तो इधर ले सकते हो या इधर ले सकते हो, यही हो गई एक चेन। ये जो ग्रुप है देखिए, OR को कहते हैं एल्कोक्सी ग्रुप, ये OR है। OR एक कार्बन है तो ये मिथॉक्सी हो गया, तो इसका नाम हो गया आयुपैक नेम। बहुत सरल, इसका मिथॉक्सी हो गया, एक कार्बन है तो मेथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है क्योंकि डबल ट्रिपल तो हो नहीं सकते, तो मीथेन हो गया। कॉमन नेम इसका ऐसे किया जाता है, इधर उधर ईथर, इधर वाले ईथर को लिख दो, उधर वाले ईथर, इधर वाले O के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, एक तरफ का एल्काइल दूसरी तरफ का एल्काइल, इधर उधर ईथर करके हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इसका नाम हुआ मिथॉक्सी मीथेन, और इसका वैसा नाम हुआ, क्या हुआ, डाईमिथाइल ईथर। चूंकि दोनों ग्रुप सेम है इसलिए इसका नाम हुआ डाईमिथाइल ईथर। अब जरा एक और देखिए, CH3O CH2 CH3। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। जब 1 पोजीशन पे ये ग्रुप जुड़ा, ये देखिए ग्रुप है, इसका नाम फिर मिथॉक्सी है। तो जब 1 पोजीशन पे जुड़ा होगा तो 1 नंबर यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, तो इसका क्या नाम होगा, ये मिथॉक्सी हो गया, मिथॉक्सी। अब ये जो कार्बन की चेन है उसमें 2 कार्बन है, 2 के लिए हो गया एथ, और बॉन्ड सारे सिंगल हैं, तो नाम हो गया इसका मिथॉक्सी इथेन। अब इसका आयु कॉमन नेम करना है, तो इधर उधर ईथर, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है। इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। अब हम एक और लेते हैं, अब हमने लिया C2H5O CH CH3।
कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि ईथर की नेमिंग में प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसीलिए इस नेमिंग के थोड़े पॉइंट को मैं डाल रहा हूँ। और ये जो वीडियो है, आप सोचें कि इनके दम पर आईआईटी को क्वालिफाई कर लें या नीट को पूरी तरह से क्वालिफाई कर लें, तो ऐसा इतना आसान नहीं होता है। खेल बताना और खेल बनाना दोनों में फ़र्क होता है। तो इसलिए पहले आप अपना बेस तो मजबूत करिए, हर एक टॉपिक को आप पढ़ते चलिए। उसके बाद सेकंड फेज़ में, यानी इस ईयर के सेकंड फेज़ में मैं वैसे वीडियो बनाऊंगा जिनका लेवल बहुत अप होगा, मैकेनिस्टिक अप्रोच लेके बनाऊंगा। तो अब आप देखिए, इसको आपको नेम करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको मिल गई, ये हो गया 1 2 3। अब देखिए ये 2 पे जुड़ा हुआ है तो इसको लिखना पड़ेगा हमको। तो 2 और इसका नाम है इथॉक्सी, 2 कार्बन है, एल्कॉक्सी होता है। एल्क की जगह पर आपको मेथ एथ प्रो ब्यूट वगैरह लिखना है। 2 कार्बन है तो एथ हो गया, तो इसका नाम हो गया 2 इथॉक्सी प्रोपेन। और अगर हम इसका आयुपैक नेम करें तो ये ग्रुप है आइसोप्रोपाइल और ये ग्रुप है इथाइल। तो इसका नाम हुआ इथाइल आइसोप्रोपाइल इस तरीके से इनके हम नेम कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए ये है आपका, यहाँ OCH3 है, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया है केमिस्ट लोगों ने, इसके कॉमन नेम को। एनिसोल है इसका कॉमन नेम, इसको आयुपैक में भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। वैसे एक इसका नाम मिथॉक्सी बेंजीन भी हम कर सकते हैं। क्योंकि ये स्पेशल वीडियो है आपका, स्पेशली जो है नेमिंग के लिए नहीं है, तो इसलिए इतनी नेमिंग आपकी सफिशिएंट है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम आते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो कंपाउंड के सेम होंगे लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। वैसे तो इनके आइसोमेरिज्म में इनके 4 टाइप के बारे में कहा जाता है बुक्स में, लेकिन अच्छा होगा कि आप इनके 2 टाइप पे फोकस करिए। वैसे 4 टाइप इसके बन सकते हैं, लेकिन फोकस करिए इसमें। मेरे वीडियो में 60% की मेहनत, 80% मार्क्स की गारंटी, ठीक है। 99%, 95%, 90% ये सब मैं दावे नहीं करता हूँ। जो बच्चा अच्छा होगा, इसको पढ़ेगा, इसको पढ़ने के बाद वो पैसे ही पूरे 70 में 70 नंबर ले आएगा। थोड़ा सा वो बुक की मदद करेगा, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेगा, वो 70 आउट ऑफ 70 ले आएगा। लेकिन जो कम पढ़ने वाला बच्चा है, जो कम मेहनत करता है, 60% वाला, वो कैसे पहुँचे 80% में, इसको देखिए। अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। देखिए एक इसमें जो आइसोमेरिज्म है वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि कंपाउंड के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। उन कंपाउंड को हम फंक्शनल आइसोमर कहते हैं और ये फिनोमेना फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो याद क्या रखना है आपको, एल्कोहल्स एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। देखिए कैसे, अब आपने CH3O CH3 लिखा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है, C2C2 3,3H6O, ये कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये स्ट्रक्चर। अब हमने कहा इससे अल्कोहल बनाना है हमको, ये इसको भी आप लिखोगे तो ये भी C2H6O है। सो दिस ईथर एंड दिस अल्कोहल आर फंक्शनल आइसोमर्स। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ और बात को समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये होता, देखिए बनाने का तरीका सीखिए। आपने क्या किया, ये ईथर एक बना लिया,
बोला कैसे ईथर हुआ, बोला ओ रखा, अगल बगल सी कर दिया, यहाँ पे 2 कार्बन थे, अब यहाँ 3 करने के लिए ये कर दिया। बोला कि इससे क्या करना है, बोला 3 कार्बन एक साथ रखो और यहाँ पर OH ग्रुप लगा दो। और अब क्या करना है, H को फिलअप करना है। मैं यहाँ पर H कितने फिलअप करूँगा, 3, तो क्या बन जाएगा CH3O CH2 CH3, ये बन गया। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, CH3 CH2 CH2 OH। अब आप गिन सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हुआ, C3H358 C3H8O, यहाँ पर क्या बना, C3H8O। ठीक है, तो ये एक तो इनमें इंपॉर्टेंट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं, देखो है ना। फंक्शनल में आपको ये याद करना है कि ईथर और अल्कोहल एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। दूसरी जो आइसोमेरिज्म है इनकी, वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि मिडिल का ग्रुप सेम होता है और अगल बगल जुड़े एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना। मेटामेरिज्म में अगर आपको बेसिक टॉपिक को पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट देखिएगा मेरी, और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो मिल जाएंगे 10-11 बेसिक्स के लिए, उससे आप बेसिक को मजबूत कर सकते हो। मेटामेरिज्म में आप देखिएगा ज़रा ध्यान से कि डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स are attached with a given बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर आप O को देखेंगे तो ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप O है और इसकी वैलेंसी 2 है, 2 वैलेंसी फ्री है, तो इधर और इधर जुड़े एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस होगा। मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने क्या किया, एक आपने ये बनाया, एक आपने ये बनाया, मतलब क्या डिफरेंट है, बोला दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। चलिए H लगाते हैं, यहाँ 3 H लगेंगे, CH3 CH2O, यहाँ 2 H, यहाँ 3 H, इसमें यहाँ 3 H, यहाँ 2 H, यहाँ 2 H, यहाँ 3 H। इसमें दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, इसका नाम है डाईइथाइल ईथर, इसका नाम है मिथाइल प्रोपाइल ईथर। दोनों के जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं, लेकिन दोनों के जो स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट है, और दोनों में जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ जुड़े अल्काइल ग्रुप हैं वो डिफरेंट है। इसमें दोनों तरफ इथाइल है, इसमें एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ प्रोपाइल है। तो ये आपका हो गया टॉपिक आइसोमेरिज्म का। अब हम लोग आते हैं तेजी से स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे पढ़ा जाए मैं इस वीडियो में आपको क्लियरली समझा रहा हूँ। आप हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे ही पढ़ा करिए, एक एक पहलू के बारे में, ठीक है। तब आप एकेडमिक लेवल पे पूरा पेपर कर सकते हो। अब आप चौथे नंबर पे मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर की। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इस ऑक्सीजन पे आया नंबर ऑफ, एक ये सिग्मा 2, नंबर ऑफ लोन पेयर्स 2, टोटल 4। और अगर एक भी लोन पेयर हो तो एक बात आप समझ जाना कि डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगी, यानी ज्योमेट्री में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। अब होता ये है इसमें कि जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग बराबर आसपास होता है, although it should be less than, हालांकि इसको वैल्यू कम होनी चाहिए, ड्यू टू VS
EPR theory, but this bond angle is mostly greater than 109 डिग्री 28 मिनट। ये वैल्यू ज़्यादा हो जाती, ये वैल्यू बढ़ जाती। अगर मैं आपको देखिए, ये मैंने काफ़ी हैवी एल्काइल ग्रुप लगा दिया, टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप, तो ये जो बॉन्ड एंगल है 132 डिग्री आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसका जो रीज़न है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ना, जैसे नॉर्मली होता क्या है कि जब लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है, लेकिन एल्काइल ग्रुप चूंकि नज़दीक है, इधर एल्काइल ग्रुप इधर एल्काइल ग्रुप, तो बड़ा ग्रुप होने की वजह से ये एक दूसरे को खोलते हैं, तो ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से ऊपर चला जाता है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा हाउ टू प्रिपेयर ईथर्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इनको बनाने के लिए हम पहले तो एल्कोहल को यूज़ कर सकते हैं, हम एल्कीन को यूज़ कर सकते हैं, हम RX को यूज़ कर सकते हैं, और या फिर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ कर सकते हैं। 4 मेथड हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रॉम एल्कोहल लेते हैं नंबर 1 पे, और नंबर 1 का पहला लेते हैं, और वो है आपका एसिडिक डिहाइड्रेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कैसे तैयार करते हैं ये मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसको आप आई लिंक में देख सकते हैं, तो वहाँ पर आप जाइए और इसको पढ़िए, हाउ टू प्रिपेयर मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। एसिडिक डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करते हैं, किसी एसिड की प्रेजेंस में वाटर का रिमूवल कराना है, उसके लिए हम एल्कोहल का यूज़ करते हैं। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका, मैंने लिया C2H5OH प्लस C2H5OH, और यहाँ पर हमने H2SO4 लिया, और ये करीब करीब 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट कर दिया। जब हम इसको हीट करेंगे तो एक OH यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, H2O निकल जाएगा और बनेगा C2H5O C2H5। आप इसको अगर आपको थोड़ा सा सरल करना है, आसानी से करना है, तो आप इसको लिखने का ढंग थोड़ा सा बदल दीजिए। आपने ऐसे 2 C2H5OH को निकाल दिया, अभी क्या हुआ कि एक OH यहाँ से, एक H यहाँ से, एक H2O निकल गया। अब ये C2H5 ये वाला दोनों टुकड़ा ये हटा दीजिए और बाकी हिस्सों को जोड़ दीजिए। अगर आप ये दोनों हटा देंगे तो इधर C2H5 बच रहा है, इधर OC2H5 बच रहा है, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और हमको मिलेगा C2H5O C2H5, है ना। तो ये हमारा इसका एसिडिक डिहाइड्रेशन हुआ। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हमको थोड़ी सी और ध्यान रखनी है कि फॉर सिमेट्रिक ईथर, यानी इससे हम अनसिमेट्रिक ईथर नहीं बना सकते हैं। ये मेथड हमारे लिए यूज़फुल है सिमेट्रिक ईथर के लिए, ओनली फॉर सिमेट्रिक ईथर द मेथड इज़ यूज़फुल। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिक ईथर ये मेथड हमारा काम नहीं करता है। और दूसरी बात ये है कि बेस्ट टू हैव 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल होना चाहिए हमारे पास में, है ना। क्योंकि अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल लेंगे, ड्यू टू एक रिएक्शन यहाँ पर और चलने लगती है, एलिमिनेशन। तो ड्यू टू एलिमिनेशन रिएक्शन एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, यानी मेनली इससे क्या बनने लगेगा, एल्कीन बनने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक बात और ध्यान रखनी है, दिस रिएक्शन is
फेवर्ड बाई लो टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा कर दोगे तो आपको एल्कीन मिलने लगेगी। तो चूंकि इसके अंदर बहुत सारे केसेस बन सकते हैं तो इसलिए मैंने आपको ये केसेस डिस्कस कर दिए। ध्यान से आप देखते चलिएगा। अब आते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। जीना 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 माई तेरी चुनरिया लहराई। ये जो दूसरा हमारा मेथड है, सेकेंड वन, ये कैटालिटिक डिहाइड्रेशन है, यानी कि इसमें हमें कैटलिस्ट लेना है। यहाँ पर तो हमने एसिड लिया था, अब ये बी नंबर पे ये कैटालिटिक डिहाइड्रेशन है। तो हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ एल्यूमिना। इसका फॉर्मूला है Al2O3। अब हम एल्यूमिना का यूज़ करेंगे। रिएक्शन इज सिमिलर, C2H5OH ये एल्यूमिना है, थोड़ा सा हीट कर दीजिए, ये आपका H2O निकल जाएगा, बाकी टुकड़े को जोड़ दीजिए, C2H5O C2H5 और ये H2O निकल जाएगा। ये हमारा एसिडिक हो गया, ये हमारा कैटालिटिक हो गया। तीसरे नंबर पर है यूज़ ऑफ डाईएजो मीथेन। उसका फॉर्मूला है CH2N2। CH2N2 यूज़ करेंगे। ये जो मेथड है यूज़फुल टू प्रिपेयर मिथॉक्सी ईथर, मिथाइल ईथर लिख सकते हो। मिथाइल ईथर मतलब एक तरफ आपको CH3 ग्रुप मिल जाएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये ROH है और आपने ये CH2N2 ले लिया, यहाँ पर HBF4 ले लिया, इसका नाम है टेट्रा फ्लोरो बोरेट। अभी होगा ये कि N2 निकल जाएगी, N2 निकल गई और ये CH2 ये O और H के बीच में इसका इंसर्शन ऑफ CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप जो है O और H के बीच में फिट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर फिट होगा तो CH2 को H मिलेगा, तो CH3 मिलेगा और ये मिलेगा ROCH3 और ये मिल गया हमारा मिथाइल एल्काइल ईथर। और इस तरफ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर CH3 भी हो सकता है, यहाँ पर C2H5 भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो ये पहला हमारा हो गया फ्रॉम एल्कोहल। एक बात और है कि ये बेस्ट मेथड टू ऑब्टेन एनिसोल। एनिसोल बनाने का ये बहुत बढ़िया मेथड है। देखिए आप ये ले लीजिए फिनॉल और इसके साथ रिएक्शन कराइए CH2N2 की HBF4 के साथ में, ये CH2 यहाँ फिट हो जाएगा और ये एनिसोल हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा मेथड हो गया। अल्कोहल से बनाने का हमारे सामने मेथड हो गया। तो इसका आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 2 पे एल्कीन से है, फ्रॉम एल्कीन। तो इसका जो पहला है डायरेक्ट एडिशन। डायरेक्ट एडिशन जैसे मान लीजिए इसके लिए थोड़ा एक ऐसा कोई कंपाउंड लिया जाए तो थोड़ा सा आपको मार्कोनिकॉफ रूल का भी खेल समझ में आए। देखिए ये वाला मैंने ले लिया, आपको ये कंपाउंड ले लिया। अब हम इसके साथ रिएक्शन मान लीजिए ROH की कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल आप लगा देना। यहाँ से ये ब्रेक होगा बॉन्ड, बिल्कुल वैसे होगा जैसे हाइड्रेशन होता है, यानी कि
सिमिलर टू हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर जब हम जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये इस कार्बन पे आके जुड़ेगा। देखिए ऐसे नेगेटिव पार्ट यहाँ पे जुड़ेगा, ऐसे बन जाएगा CH3 यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा OR, और ये वाला जो H है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये आपका CH3 बन जाएगा और ये आपका ईथर बन जाएगा। आप मन मुताबिक ईथर बना सकते हो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है CH3O C2H5, आपको ये बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपने ले लिया क्योंकि आपका ये देखिए ये वाला OR है, ये आपका ईथर वाला पार्ट है, तो आपको ऐसा ईथर लेना पड़ेगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपने ले लिया और इसकी रिएक्शन आपने करा दी CH3OH से। बस अभी क्या हुआ कि यहाँ पर H2SO4 आपने ले लिया। अब ये वाला हिस्सा है कहीं भी जोड़ दीजिए आप, ये अभी तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई रूल की ज़रूरत ही नहीं है। अब एक तरफ आपने जैसे मान लीजिए इसको आप यहाँ जोड़ दीजिए इस जगह पर, जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये OCH3 यहाँ जुड़ेगा, देखिए OCH3 जुड़ गया यहाँ पे, और ये वाला जो था इसको हम ऐसे लिख देंगे CH2 CH3। देखिए ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस वाले कार्बन को एक H मिल गया, ये वाला H मिल गया, इस वाले कार्बन को एक OCH3 मिल गया, तो ये हमारा डायरेक्ट एडिशन हो गया। दूसरे नंबर पे हमारा है इनडायरेक्ट एडिशन, और इस रिएक्शन को देखो नाम लिखा है एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन रिडक्शन। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऑक्सी मर्क्यूरेशन रिडक्शन एल्कीन का होता है, तो वहाँ पर आपका जो बनता है कंपाउंड उसमें वाटर जुड़ता है तो वहाँ पर अल्कोहल बनता है ना। इसमें हमको क्या करना है कि हमको यूज़ करना है यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड मर्क्यूरिक ट्राई फ्लोरो एसीटेट। देखिए कैसे है मैं आपको समझाता हूँ, और इसके लिए भी मैं एक थोड़ा सा कठिन रिएक्शन लेता हूँ, सरल क्योंकि आप कर लोगे। चलो जैसे मैं एक ये ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया, इसमें भी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अब हमने यहाँ पर ROH ले लिया, ठीक है। अब एक पहले नंबर पे ये हमने मर्क्यूरिक, शॉर्ट में लिख देता हूँ, मर्क्यूरिक ट्राई फ्लोरो एसीटेट, ये मैंने लिख दिया। फिर पहले स्टेप में ये हमने ले लिया और दूसरे स्टेप में इसका हमने रिडक्शन करा दिया। रिडक्शन के लिए हमें NaBH4 सोडियम बोरो हाइड्राइड की ज़रूरत पड़ती है। बस अब आप इसको ROH को जोड़ दीजिए जैसे जोड़ा जाता है नॉर्मली, इसमें वैसे ही माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा, और ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पर जुड़ जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा, तो बनेगा CH3 CH, इससे जोड़ दीजिए OR, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर H जुड़ गया, CH3 जुड़ गया, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया, ये हमारा ईथर बन गया। और जो ये है तुम्हारा मर्क्यूरिक ट्राईफ्लोरो एसीटेट, तो इसको अगर हमें बनाना है तो मैं आपको समझाता हूँ। CF3 COO HgO CO CF3, ये होता है हमारा। देखिए अगर ये CH3COO होता तो ये एसीटेट हो जाता, अब ये CF3 है तो ट्राईफ्लोरो एसीटेट बन गया ये तुम्हारा, ये लिया जाता है। तो ये हमारा हो गया फ्रॉम एल्कीन से, ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। इसका ज़रूर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, कठिन भी है। थर्ड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड यूजिंग ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। अब देखिए एल्काइल हैलाइड जैसे हमने RX ले लिया, फिर हमने ले लिया Ag2O, ये ड्राई होना चाहिए, तो क्लियर है कि यहाँ पे एक RX से काम नहीं चलेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दूसरा RX भी लेना पड़ेगा। बस हो गया काम, क्योंकि दूसरा इसलिए लिया क्योंकि Ag की वैलेंसी होती है 1, Ag के साथ X जुड़ेगा तो 2 AgX निकलेंगे, तो चलिए 2 AgX निकाल दिए हमने। और फिर अभी क्या हुआ कि ये वाला जो R है, एक R ये बचा, एक R ये बचा, एक O ये बचा, तो ये आपका ईथर बन गया। अच्छा मेथड है,
सिंपल सा मेथड है। आप इसको जैसे मान लीजिए आपने लिया C2H5Br प्लस Ag2O प्लस C2H5Br, तो अब इसमें क्या होगा कि ये वाला Br, ये वाला Br, ये वाला 2Ag निकल गया, तो C2H5O C2H5 बन गया, C2H5O C2H5 बन गया प्लस 2AgBr बन गया। अब ग्रिग्नार्ड एजेंट से यूज़ करें, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट से यूज़ करने के लिए हमारे पास देखिए तरीका क्या है कि जैसे हमने ये ले लिया, क्योंकि जो अल्फा पोजीशन है ईथर की, अल्फा हाइड्रोजन वो थोड़ा एक्टिव होता है, तो वहाँ का हाइड्रोजन हटाया जा सकता है। अब इसके साथ अभी आपको मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बताऊंगा इसी वीडियो के आगे वाले हिस्से में। तो अगर हम इसकी रिएक्शन हम कोई ग्रिग्नार्ड एजेंट से RMgX से करा दें तो क्या होगा, इसको भी ईथर की प्रेजेंस रखनी पड़ती है ना। इसका नाम है मोनो क्लोरो डाई मिथाइल ईथर। तो अभी इसमें क्या होगा कि ये वाला MgX निकलेगा, ये वाला Cl निकलेगा और जो बनेगा MgClX बन जाएगा, और ये वाला R यहाँ पर ऐड हो जाएगा और बनेगा CH3O CH2R। ये हमारा ईथर बन गया। जैसे देखिए आप, ये हमारा होता CH3O CH2Br और ये हमारा होता CH3CH2MgCl, और इसको ईथर के साथ हम हीट करा देते। तो ये वाला MgCl निकल जाता, ये वाला Br निकल जाता, CH3O CH2 से ये वाला CH2 जुड़ता, उससे ये CH3 जुड़ता, तो मतलब बनता CH3O CH2 CH3 प्लस MgBrCl, और ये हमारा ईथर बन जाता। तो ये हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप ये कंप्लीट हो गए हैं। अब आप ध्यान से इनको देख लीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में आते हैं। सिंपल ईथर्स आर कलरलेस कंपाउंड्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। सिंपल ईथर जो होते हैं ज़्यादातर कैसे होते हैं, वो कलरलेस होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, खास तरह की स्मेल होती है। पहले दो मेंबर अगर हम होमोलॉगस सीरीज़ के ले लें, बस दोनों में मिथाइल होना ज़रूरी है। एक तो डाई मिथाइल ईथर है और एक मिथाइल इथाइल ईथर है, तो ये गैसेस होते हैं। ज़्यादातर इन दोनों में ऑलमोस्ट स्मेल नहीं होती है, ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस। और जब आगे के जो बाकी और मेंबर होते हैं वो अच्छी खुशबू वाले लिक्विड्स होते हैं। तो पहले दो मेंबर जो आपको दिख रहे हैं वो गैसेस हैं, बाकी सारे लिक्विड्स हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, फिर ईथर का होता है, फिर एल्केन का होता है। और रीज़न है इनके अंदर पाए जाने वाले, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो सबसे ताकतवर होती है। ईथर के अंदर कमज़ोर डाइपोल होता है, तो उसी से बनता है डाइपोल डाइपोल मूवमेंट, या डाइपोल डाइपोल फोर्स लिखे तो बेटर होगा। जबकि एल्केन में सबसे कमज़ोर लंदन फोर्स होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होता है, ईथर का उससे कम और एल्केन का सबसे कम। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन वी आर कंपेयरिंग more than 1, 2 or more compounds, then their molar mass should be almost similar. इनके मोलर मास सिमिलर होंगे। इसमें लिख देते हैं फॉर ऑलमोस्ट सेम मोलर मास। यानी कोई अल्कोहल आप ले लीजिए, उतने ही मोलर मास का कोई ईथर ले लीजिए, उतने ही मोलर मास का कोई एल्केन ले लीजिए, तो इसका ठीक ठाक ज़्यादा होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा इनसे। सॉल्युबिलिटी इन वाटर में आप लिख सकते हो कि ईथर्स आर सॉल्युबल इन वाटर, स्पेशली जो लोअर मेंबर होते हैं, क्योंकि हायर मेंबर ज़्यादातर सीरीज़ के पानी में घुल नहीं पाते हैं,
क्योंकि उनमें एल्काइल ग्रुप बड़ा होने लगता है, और जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतनी सॉल्युबिलिटी उसकी कम होने लगेगी। तो अगर हम ईथर की अगर हम बात करें तो ईथर कुछ इस तरीके से, जैसे ये ROR हो गया, और ये आपका जैसे HOH हो गया, और ये आपका एक HOH हो गया, और ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कर लेता है विद वाटर। वाटर के साथ ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, इसीलिए यहाँ पर सॉल्युबल होता है। तो रीज़न क्या लिखेंगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। डेंसिटी की बात करें तो जो डेंसिटी ईथर की होती है वो लेस देन होती है डेंसिटी वाटर से। तो पानी के ऊपर ईथर फ्लोट करता है, तैरता है। वोलाटिलिटी और इन्फ्लेमेबिलिटी, तो ये ठीक ठाक वोलाटाइल भी होते हैं और ये इन्फ्लेमेबल भी होते हैं, ठीक है। ये मतलब हाईली वोलाटाइल एंड इन्फ्लेमेबल। तो अब ये हमारा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद जो अगला नंबर हमारा होगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रिएक्शंस ड्यू टू ईथरल ऑक्सीजन, रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, रिएक्शंस ड्यू टू एल्काइल ग्रुप। 3 चीज़ें इसके अंदर होती हैं। 1 बाई 1 लेके चलता हूँ। तो पहले नंबर पे हम लेके चलते हैं रिएक्शंस ड्यू टू ईथरल ऑक्सीजन। देखिए ये हमारा ईथरल ऑक्सीजन है और ये आपका लुईस बेस की तरह एक्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं उसकी वजह से ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। लुईस बेस है तो इसका मतलब है कि ये रिएक्ट करेगा एसिड्स के साथ में। तो मैं दिखाता हूँ विद HCl। अब जैसे हमने ये लिया C2H5O C2H5 प्लस HCl, तो होना ये है, ये यहाँ आएगा, ये बाहर निकलेगा, ये O और इस H के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। ये आपका C2H5O एक लोन पेयर अभी भी है, एक देखिए ये बॉन्ड बन गया, ये C2H5 अभी भी है, यहाँ पर ये Cl माइनस कर दिया और O पे प्लस कर दिया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस O पे प्लस हो गया, यहाँ पे पहुँच रहा है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए लेकिन इधर भी जा रहा है। तो अगर 2 एरो बनते हैं तो जहाँ से शुरू हो रहा है उस पर प्लस कर दिया करो, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे माइनस कर दिया करो। इसका नाम होगा डाईइथाइल ऑक्सोनियम। डाईइथाइल ऑक्सोनियम, ऑक्सीजन से बना ऑक्सोनियम। जैसे हाइड्रोनियम आप यूज़ करते हो H3O प्लस, वैसे ये ऑक्सोनियम बना, तो डाईइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। जैसे ये आपकी रिएक्शन मान लीजिए HCl के साथ हो गई। अब मान लीजिए हम रिएक्शन कराएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या होगा, C2H5O C2H5 प्लस ये देखिए HHSO4 लिख दिया हमने। अब इसमें होना ये है, इसमें भी ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा आपका, है ना, और ये जो चीज़ जो टूट के इधर आ जाएगी, तो यहाँ बनेगा। और अच्छा होगा कि आप इसको पूरा ओपन करके लिखिए ऐसे, HOSO3H, ये सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये इधर आया और ये इधर आया। अब इसमें बना C2H5O C2H5, यहाँ पर H और यहाँ पर प्लस, और फिर HSO4
माइनस, इसका नाम होगा डाईथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, डाईथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और एक जैसे रिएक्शन इसकी हम करा दें विद BF3। अब देखिए आप C2H5O C2H5 प्लस BF3, क्लियरली ये लुईस एसिड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये यहाँ पे जाकर अटैक करेगा और बनेगा C2H5 C2H5O। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दीजिए आप, ये, और इसको और कुछ नहीं कॉम्प्लेक्स लिख दीजिए बस, ये कॉम्प्लेक्स। मतलब कहने का कि अगर BF3 में आप डाईथाइल ईथर को मिलाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी वैसे HCl हमारा ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है या प्रोटॉनिक एसिड है, ये भी प्रोटॉनिक एसिड है, लेकिन ये BF3 क्लियरली लुईस एसिड है और ये लुईस बेस। और एसिड और बेस की रिएक्शन होने पर ये सॉल्ट जैसी चीज़ बन रही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। ABC के बाद अब D नंबर पे आते हैं विद एयर। ये एक खतरा है, एक डेंजर है एयर के साथ, क्योंकि रिएक्शन जो होती है ये हमारे लिए खतरा है। क्योंकि ईथर को अगर हम स्टोर करके रखेंगे तो वो धीरे धीरे एयर उसके अंदर थोड़ी सी उसको मिल जाएगी, उसके अंदर होगी, भरते समय होगी, कुछ खाली जगह होगी बॉटल में, तो इस वजह से होगी। सनलाइट की प्रेजेंस में अगर उसको एयर मिलेगा तो देखिए रिएक्शन ऐसे होगी। आप ध्यान रखना, ये अल्फा पोजीशन वाला है कार्बन, यहाँ से जुड़ा हुआ जो H है ये आपकी एयर की ऑक्सीजन है। ये बॉन्ड ये ब्रेक होगा, यही यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा और कहानी कुछ ऐसे होगी, CH3 CHOOH। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो O2 है वो यहाँ पे जुड़ गया, और इसके बाद ये O और CH2 और CH3, ये जो हमारा बन गया ये हमारा पेरोक्साइड बन गया। ये एक तरह से आप मान के चलिए कि ये एक्सप्लोजिव की तरह काम करता है। तो ये, और इसके अलावा पॉइजनस भी होता है, एंड एक्सप्लोड ऑन हीटिंग सो डेंजरस। तो ये पेरोक्साइड बनता है और ये अल्फा पोजीशन पर ये जाके जुड़ता है, क्योंकि अल्फा थोड़ा रिएक्टिव होता है। इसका मतलब है कि कोई भी हम सैंपल है, क्योंकि ईथर हमने बताया आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो मान लिया कि कहीं पर हमको किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करना उसके अंदर, तो हमको सैंपल को चेक करना ज़रूरी होता है कि ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर पेरोक्साइड, क्योंकि कुछ ना कुछ ज़रूर बना होगा। तो डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, ये हालांकि एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, आई एम थ्योरेटिकल केमिस्ट, लेकिन फिर भी ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये कुछ पॉइंट आपके गैदर कर दिए हैं। तो डिटेक्शन जब हम पेरोक्साइड का करेंगे तो एक तो हमको फेरस सल्फेट फ्रेश ताज़ा बना हुआ हमें बनाना पड़ेगा फेरस सल्फेट, और उसको हम इसमें डालेंगे, और साथ में पोटेशियम साइनेट, थायोसाइनेट CNS, इसको हम डालेंगे कुछ ड्रॉप। तो उसके बाद मतलब पहले ईथर में FeSO4 मिला देंगे, रिएक्शन करा देंगे, उसके बाद ऊपर से कुछ ड्रॉप हम डालेंगे KCNS की। अगर हमें रेड कलर मिलेगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि उसके अंदर पेरोक्साइड आयन, इसके अंदर पेरोक्साइड बन चुका है। अब जब हमारा डिटेक्ट हो गया कि भैया खतरा हो गया, लाल रंग भी आ गया, तो हमें उसको रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये अच्छा पहले ये समझ लें कि ये क्या बन गया था इसमें। तो Fe2+ है और ये पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड जो होते हैं अच्छे ऑक्सीडेंट भी होते हैं। यहाँ पर ये प्रोसेस हमारा ऑक्सीडेशन का हो गया, इससे ये फेरस आयन जो है ये फेरिक आयन में कन्वर्ट हो गया। इसके साथ जो ये साइनेट है जो कहाँ से आया है, KCNS से आया है, तो इसके साथ में ये रिएक्ट करेगा होल थ्राइस, है ना, ये हमारा बन जाएगा। और ये रेड कलर का हमारा बनेगा, इसको ऐसे नहीं लिखे नहीं तो कंफ्यूजन देगा। ये हमारा बन जाएगा फेरिक थायोसाइनेट, फेरिक थायोसाइनेट, ये रेड कलर इसकी वजह से बनता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो ये मेथड डिटेक्शन का हो गया। फिर क्या चीज़ बनती है, वो इस वजह से बनती है।
अब सवाल ये है कि चूंकि ये बनेगा ही बनेगा, तो हम पहले से क्या कोई प्रिवेंशन कर सकते हैं? तो इसके लिए प्रिवेंशन हम ये करते हैं कि इसमें थोड़ी सी अमाउंट में क्यूप्रस ऑक्साइड मिला देते हैं, लाल रंग का होता है। तो उससे क्या होता है कि परऑक्साइड नहीं बनता। फिर इसके अंदर हैवी केमिस्ट्री है, तो उसको बड़ी बड़ी रिएक्शंस हैं, तो आप इसको याद कर लेना इस पॉइंट को। इसको प्रिवेंट करने के लिए थोड़ा सा Cu2O हम उसमें मिला देते हैं। फिर रिमूवल ऑफ परऑक्साइड, अगर मान लिया हमने डिटेक्ट कर लिया है तो रिमूव कैसे करेंगे? जैसे कोरोना ना हो उसके लिए वैक्सीन चाहिए, और कोरोना हो जाए उसके लिए मेडिसिन चाहिए। तो ये तो एक तरह से वैक्सीन हो गई और ये मेडिसिन हो गई कि अगर हम करें तो उसके लिए हमें डिस्टिलेशन कराना पड़ेगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है और ये हमारी पहली रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, रिएक्शंस ड्यू टू ईथरल ऑक्सीजन। ये पॉइंट एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, फिर भी बहुत ज़रूरी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बी नंबर की रिएक्शन पे आते हैं, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ। देखिए ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ क्लीवेज होगा, RO वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा। ठीक है, तो ये इस बॉन्ड की वजह से ये होता है, मतलब इसको हम CO भी लिख सकते हैं, क्योंकि R का मतलब कार्बन ही होता है। इसके अंदर हम 3-4 सेट में रिएक्शंस देखेंगे। अभी आप पहले देखिए नंबर 1 पर विद HX। तो इसमें जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो आप देखेंगे तो HI, फिर HBr, फिर HCl, HF आपको पता है कि ऑर्गेनिक में मोस्टली नहीं लिया जाता है। इसमें जो मेन जो रिएक्शन होती है इन दोनों के साथ होती है, प्रॉपर रिएक्शन। ठीक है, और हम लोग जो इसमें मेनली लेके चलेंगे वो हम लेके चलेंगे विद HI। जरा देखते चलिएगा, जैसे इसके साथ अगर हमें कराना होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमने यहाँ से तोड़ दिया बॉन्ड, आप HI का भी बॉन्ड ऐसे ही तोड़ दीजिए। अब अच्छी टेक्निकल रिएक्शन है, ध्यान समझिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये NCERT में भी गिवन है, इसलिए ये जो है बोर्ड लेवल के हिसाब से CBSE ISC सभी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस है, ये प्लस है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है तो इसलिए इस पर नेगेटिव आया, और ऐसे ही हाइड्रोजन की कम होती है, I की ज़्यादा होती है, तो ये O के साथ H जुड़ेगा तो ये बनेगा CH3OH प्लस ये बनेगा CH3I। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये हमारा सिमेट्रिक ईथर है। लेकिन जो प्रॉब्लम होगी हमारी अनसिमेट्रिक ईथर में, हमारे सामने रूल चलेंगे। रूल ये चलेंगे, इफ R, मान लिया कि एक जो हमारा R है वो 1 डिग्री है और R डैश भी 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री है, देन I का मतलब आयोडीन विल अटैच विद स्मॉलर R। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। CH3O CH2 CH3 प्लस HI। अब अगर हम मान लीजिए HI के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन ये वाला जो 1 डिग्री है ये स्मॉलर है। ये CH3 ग्रुप है, ये CH2 CH3, ये दोनों 1 डिग्री है, तो I जो होगा वो इससे ऐड होगा, यानी क्या बनेगा, CH3I बनेगा। मतलब इसको, मतलब बॉन्ड यहाँ से टूटेगा जब आप O और इसके बीच का बॉन्ड, क्योंकि कौन सा बॉन्ड टूटना है, जिस पे I जुड़ेगा वहाँ से बॉन्ड तोड़ना है, तो CH3 के साथ I जुड़ेगा। तो अब ये H किसके साथ जुड़ेगा, O के साथ जुड़ेगा, तो ये बनेगा CH3 CH2OH, ये हमारा बना। और यहाँ पर जो मैकेनिज़्म होगी वो होगी SN2 मैकेनिज़्म। अगर 1 डिग्री दोनों में है तो ये खेल होगा। अब ज़रा काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, ज़रा तेज़ी से मैं करता हूँ काम, आप देखते चलना।
अब ये मैं सब पूरा साफ कर देता हूँ। ये जो है एल्काइल ग्रुप वाला इसमें है, वो आखिरी लास्ट पॉइंट होगा। ये हमारा बी नंबर पे चल रहा है। अब मैं फ़िलहाल ये सब साफ कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारा नंबर सेकंड पे हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट यही रिएक्शन चल रही जो आपके सामने चल रही है, देखते चलिएगा आप। फिर अब हमने क्या किया, नंबर थर्ड पे इफ आर मान लिया 1 डिग्री है और आर डैश 2 डिग्री है, तो क्या होगा, आई विल अटैच विद 1 डिग्री। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये होता CH3O, ये देखिए ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अब इसके साथ आप HI की रिएक्शन करा दीजिए। देखिए बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा, I इसको मिलेगा छोटे वाले ग्रुप CH3I, और फिर O को मिलेगा ये H। को प्रैक्टिस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस बहुत पूछी जाती है, यही ज़्यादातर पूछी बोर्ड लेवल की बेस्ट रिएक्शन यही चल रही है HI के साथ। तो ये हमारा बन जाएगा इसमें। ठीक है, लेकिन अगर इफ एक R मान लिया 3 डिग्री है और दूसरा जो है मान लिया 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, देन I, तब खेल पलट जाएगा, विल अटैच विथ 3 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर भी मैकेनिज्म SN2 होगी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आपने लिया CH3CH2O, देखिए ये मैंने O के एक तरफ ये 1 डिग्री है और ये आपका 3 डिग्री है। तो अगर अब हम HI लेंगे, I जहाँ पे I जोड़ना होगा उसी कार्बन को ब्रेक किया करो, यहाँ से क्लीव होगा, तो इसको मिलेगा I, इसको मिलेगा H। क्यों भाई, O को H ही मिलना है। ठीक है, तो बनेगा CH3 CH2 OH प्लस CH3 CH3 I। ये देखिए ये बनेगा, ये हमारा प्रोडक्ट बना, समझ गए, ये हो गया हमारा। और 5वें नंबर पे अगर मान लीजिए O है और ये यहाँ पर CH3 है, OCH3 है, इसके साथ अगर हम HI की कराएंगे तो ये जो स्टेप देख रहे हो ये हमेशा यहीं से टूटेगा, O और C के बीच से टूटेगा हमेशा। तो क्या बनेगा, देखो O को H मिलता है हमेशा, O को H दे दो और I CH3 को मिल जाएगा, CH3 फिनॉल बनेगा हमेशा, ऑलवेज फिनॉल। ये हमारा पहले सेट की रिएक्शन हुई HI के साथ में, बहुत 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 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पहले सेट की हमारी रिएक्शन है विद HI। इसमें एक बात मैं अभी आपको और बता दूं, देखिए जैसे मान लीजिए C2H5O C2H5 प्लस HI, तो ये हमको पता है कि C2H5OH प्लस C2H5 बनेगा। लेकिन अगर HI को हम एक्सेस में लेंगे तो क्या कर देना, 2 ले लेना यहाँ पर, और अब H2O निकाल देना। देखिए अब यहाँ से ये पूरा टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, इसको I मिल गया, इसको I मिल गया, और 2H इसको मिल गए, तो 2 मोल बनेंगे C2H5I के और 1 मोल बनेगा H2O का। तो ये तुम्हारा पहला वाला हो गया। बी नंबर पे हम देखते हैं विद डाइल्यूट H2SO4।
ठीक है। अब आप देखिए सरल है, ROR डैश, ये आपका डाइल्यूट H2SO4 है, मतलब वाटर मेनली रिएक्ट करेगा, यहाँ से क्लीव हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस। इसको भी तोड़ दीजिए आप, यहाँ से O को H मिल जाएगा, नहीं 2 मोल बनेंगे, ROH बनेगा और R डैश OH बनेगा, 2 का मिक्सचर मिलेगा। तीसरा हम ऐसे ही क्लीवेज कर सकते हैं विद PCl5। अब जब हम PCl5 के साथ कराएंगे, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक हो, आपको पता है कि 3 PCl3 इधर, ClCl इधर, इसके साथ जब कराएंगे तो R के साथ Cl आएगा, POCl3 बनेगा और R डैश Cl बनेगा। इसका नाम आपको मालूम है फॉस्फोरिल क्लोराइड। तो ये B हो गया, ये C हो गया। अब मैं D नंबर पे आता हूँ। D नंबर पे हम लेना चाहते हैं विद एसिटिल क्लोराइड। ज़्यादा मैं अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा इसको, ये बोर्ड लेवल में है भी नहीं रिएक्शन, तो मैं इसको डाई इथाइल ईथर के साथ आपको ले लेता हूँ। देखिए C2H5 OC2H5 प्लस CH3COCl, देखिए इसके साथ कराना है हमको। तो ये जो है तुम्हारा, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। ये यहाँ पर ऐसे टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा। अब आप देख सकते हो कि ये वाला आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। इसी तरीके से C है पॉजिटिव, Cl है नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ेगा, ये बनेगा, बहुत ध्यान से जोड़ना, C2H5Cl। अब उसके बाद इस वाले C से ये O जुड़ेगा, देखिए CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, इस C से ये वाला O जुड़ेगा, CH3 CO OC2H5, इसका नाम है इथाइल एसीटेट। और ऐसे ही एक और रिएक्शन आप करा सकते हो विद एसिटिक एनहाइड्राइड। आप इसको पहले भी लिख सकते हो, थोड़ा और सरल लगेगा आपको। देखिए CH3CO ये यहाँ से क्लीव होता है, प्लस C2H5। अच्छा, जो बच्चे थोड़ा सा तेज हैं, जो समझ सकते हैं मेरी बात को, वो समझ लेना कि इसमें ये जो प्लस वाला है ये इलेक्ट्रोफाइल है और माइनस वाला है वो न्यूक्लियोफाइल है। जैसे मैं अभी आपको HI के लिए रूल बताया था, तो I जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल या तो SN1 के जरिए जुड़ता है छोटे वाले ग्रुप के साथ। तो अगर ये अनसिमेट्रिक ईथर होगा तो उसी तरीके से ये आपका I माइनस की जगह Cl माइनस को लगा के और आप HI वाले रूल लगाओगे तो ये रिएक्शन भी आपकी होती चली जाएगी। समझने वाले समझ जाएंगे और नहीं समझ पाएंगे वो तो मेरे हिसाब से ना समझ होते हैं, उनको ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर जब रिएक्शन होगी, ये यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूटा, CH3COO क्योंकि इस C से ये O ही जुड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आपको ये बहुत ध्यान से समझना है। और ये C2H5 को ये मिलेगा, यानी दोनों मोल एक ही जैसे मिल रहे हैं, यानी 2 मोल बनेंगे CH3COO। शानदार शानदार रिएक्शन है। आप अगर ध्यान से इसको करेंगे, देखिए CH3CO, C पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव से ये नेगेटिव जुड़ेगा, इसके बाद इस O नेगेटिव से ये पॉजिटिव जुड़ेगा, CH3 यहाँ पर ना लगा के हम यहाँ पर लगा दें, ये हमारा। तो ये हमारी जो रिएक्शंस हुई हैं ये हो गई हैं रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। अब हमारा आखिरी जो रिएक्शन है C नंबर पे जब हम आते हैं तो वो हमारी जो रिएक्शन बनेगी वो होगी रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल ग्रुप। देखिए ये रिएक्शंस जो हैं
सिमिलर टू एल्केन है। जैसे एल्केन आपकी देती है रिएक्शन, तो वैसे ही ये भी रिएक्शन देते हैं। जरा देखिए कैसे, CH3, ये देखिए ये डाइथाइल ईथर में लेके चल रहा हूँ। इसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ कराई, लेकिन रिएक्शन हमने कराई डार्क में, अंधेरे में कराई। तो क्या होगा कि ये वाला H अल्फा है, ये हट गया, एक H के साथ ये Cl HCl बना के निकल गया, बना CH3 CHCl O CH H CH3, इसका नाम हुआ अल्फा क्लोरो डाइथाइल ईथर। उसके बाद ये फर्दर रिएक्ट करेगा, फिर ये वाला अल्फा, इसको अल्फा डैश मान लो, यहाँ से भी एक H हटेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl बनाएगा, CH3 CHCl O CHCl CH3, अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर। देखिए बन के तैयार हो गया। उसके बाद अगर हम इस रिएक्शन को कराते हैं इन सनलाइट या अंडर सनलाइट, अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस रखते हैं या प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ, जब सनलाइट की प्रेजेंस में हम कराएंगे तो खेल बदल जाएगा। CH3 CH2O CH2 प्लस 10Cl2 लिया हमने, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, ये सारे के सारे हट जाएंगे, H और उनकी जगह Cl आ जाएगा। देखिए 3H की जगह 3Cl CCl3 हो गया, ये हो गया CCl2, ये O हो गया, ये हो गया CCl2, ये हो गया CCl3 प्लस 10HCl, 10HCl निकल गए, इसका नाम हुआ पर क्लोरो डाइथाइल ईथर, स्पेशल नेम। सारे के सारे इसके अंदर कन्वर्ट हो गए। ये रिएक्शन बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपका एल्केन की होती थी, इसमें हाइड्रोजन रिप्लेस होता है हैलोजन से। तो ये जो रिएक्शन है ये ड्यू टू एल्काइल ग्रुप। और एक छूट गई थी, उसको भी मैं कराए दे रहा हूँ, क्योंकि हमको एक वो भी तो पढ़ना है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल, ठीक है ना। वो आपको मैं हर एक एपिसोड में मैंने बताया है, मैंने आपको फिनॉल्स में बताया है, मैंने आपको हेलो एल्केन में बताया, सब में बताया है। और आई लिंक में और डिस्क्रिप्शन में वो सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी आप देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल। एनिसोल जो होता है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। समय कम है, मैं जल्दी से इसको बता दे रहा हूँ। जैसे आपने क्लोरीनेशन कराया, ये एनिसोल है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो हर एक ग्रुप को आर्थो पे और पैरा पे अब हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं। तो देखिए आर्थो पे और पैरा पे हमको Cl मिल रहा है। हम नाइट्रेशन करा रहे हैं, देखिए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या होता है, पोजीशन नंबर 2 पे आता है प्लस पोजीशन नंबर 4 पे आता है। अब नाइट्रेशन में हमको क्या करना है, HNO3 लेना है, H2SO4 लेना है। अब नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप यहाँ पर आएगा प्लस यहाँ पर आएगा, तो जो चीज़ें बनेंगी वो देखिए क्या बनेंगी। ये देखिए अपनी जगह पर OCH3, अपनी जगह पर OCH3, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन एक में आप NO2 लगा दीजिए आर्थो में, एक जगह NO2 लगा दीजिए पैरा में, ठीक है। उसके बाद अब हम कराएं इसका सल्फोनेशन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और SO3H ग्रुप आर्थो पे आता है और पैरा पे आता है। अगेन ये हमारा एनिसोल OCH3 वहीं पर रहेगा, ये OCH3 वहीं पर रहेगा, यहाँ पर आएगा SO3H
यहाँ पर आएगा SO3H, इसका नाम बता देता हूँ मैं, एनिसोल ओ सल्फोनिक एसिड, और ये हो जाएगा एनिसोल पी सल्फोनिक एसिड। इसका हमें नाम करना है तो 2 नाइट्रो एनिसोल, ऐसे इसका 4 नाइट्रो एनिसोल, इस तरीके से नाम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फ्रिडल एंड क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हो तो मान लिया हमने ले लिया CH3Cl और एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आर्थोप्लुरल पर और पैरा पर दोनों पर CH3 ग्रुप आएगा। देखिए ये हुआ, यहाँ पर CH3 आ गया। बड़ी सरल होती है, एक बार आप समझ जाओगे। देखिए Cl आर्थो पर आया प्लस पैरा पर आया, क्लोरीनेशन हो गया। यहाँ लिख नहीं पाया जगह, ठीक है। नाइट्रेशन में उन्हीं जगहों पर NO2 आया, OCH3 अपनी जगह पर है। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ क्लोरीनेशन है तो Cl आया आर्थो प्लस पैरा, यहाँ नाइट्रेशन है तो आया NO2। एक्टिवेटिंग ग्रुप को ही तो बोलते हैं आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसमें देखो सल्फोनेशन में SO3H आया, फ्रिडल एंड क्राफ्ट एल्काइलेशन में CH3 आया। इसी तरीके से फ्रिडल एंड क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें हम रिएक्शन कराएंगे CH3COCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें भी 2 प्रोडक्ट हमको मिलेंगे। देखिए ये हमारा OCH3 हुआ और यहाँ पर ये COCH3 हो गया, ठीक है ना। किसी को किसी कंपाउंड की नेमिंग ना आया करे, कोई बात समझ में नहीं आया करे, आप पूछा करिए, कमेंट्स में लिखा करिए, मैं आपको सारी चीज़ों का जवाब दूंगा बराबर। तो ये हमारा बन गया। तो ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनिसोल की है। तो दोस्तों आज का वीडियो कंप्लीट हुआ, फिर मिलेंगे बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।